क्या हाल चाल है? जिनकी कॉपियां चेक हो गई, एक आंसर बहुत बढ़िया लगा मुझे। इस पे नाम तो किसी का है नहीं। इस पे किसी का नाम नहीं है। एक आंसर है मेरे पास। ये किसका आंसर है? कोई है इसका मालिक? चलिए, संगोल। अशोक की धम्म नीति। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर लिखा। अच्छा आंसर लिखा, बहुत बढ़िया। लो, इनके लिए एक बार ताली बजाओ। दो प्रश्न हैं। एक तो अशोक के शिलालेख वर्तमान में भारतीय संविधान में हम क्या समझते हैं? अशोक के शिलालेख से बहुत सारी बातें हमको समझ में आती हैं। पहले तो हम ये कहते हैं कि अपने धर्म का सम्मान और दूसरे धर्म की निंदा हम ना करें। हमारे संविधान में भी है कि आप अपने अपने धर्म की प्रशंसा करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म को छोटा करके प्रस्तुत करना यह समस्या है ना? और वर्तमान में हमारे संविधान में बहुत सारे मूल्य, जैसे आप देखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य वाला है, जो स्वर्ण सिंह समिति के जो रिकमेंडेशन पे लगा है ना, उसके बहुत सारे मूल्य अशोक के उससे मिलते हैं, अभिलेखों से। हाँ हाँ, एक उस पर लिख के दो। हाँ, अलग से तुम हमसे मिलो, इसके बाद तुम बता। अलग से मिलना अभी नहीं तो बोलो। अच्छा बोलो, क्या क्वेश्चन है? ठीक, चलो अभी बताता हूं। हाँ, एक एक करके पूछो। चलो, मैं दोनों प्रश्न समझ गया तुम्हारा। अच्छा है, कम से कम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। आ जाइए ऑनलाइन वाले, आप लोग भी जाग जाते हैं थोड़े समय के बाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए, आवाज, वो गेट खुलवा दो भाई। आवाज आएगी। आज बाहर काम हो रहा है इसलिए नहीं खुल रहा। आवाज आएगी, एकदम चुप हो जाओ। तो क्या आपको समझ में आ गया कि अशोक के शिलालेख जो भारत के संविधान में कैसे अभिव्यक्तित होते हैं? चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो, है ना, चाहे वो हमारे जो अधिकार हो, हर जगह आप देखेंगे अशोक के शिलालेखों से कुछ बातें निकल के सामने आती है। आप इंटरलिंक कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के सामने संगोल की स्थापना हुई। ठीक बात है, ये संगोल की स्थापना जो हुई, ये एक शासक को दिया जाता था। उसके पीछे ये बात थी कि आप जो भी अपना शासन चलाएंगे, धर्म के अनुसार चलाएंगे, अपना शासन धर्म के अनुरूप चलाएंगे। उसके ऊपर जो नंदी की आकृति बनी है ना, जो संगोल के ऊपर, और आप जानते हैं कि नंदी कौन है? भगवान शिव का वाहन है। और शिव मतलब क्या है? न्याय। न्याय के लिए है मामला यहां पे। और इसी बात को रखा गया है कि न्याय में अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए। जब न्याय की बात आ जाए तो अपने परिवार के लोगों को भी दंड देने से चूकना नहीं चाहिए, अगर असली में अधिकारी बनना चाहते हैं तो। वैसे असली बनना नहीं चाहता कोई। समस्या इस बात की है कि हम असली काम करने से बचते हैं, और असली काम हमेशा कष्टकारी होता है। असली काम हमेशा अब एक प्रश्न इसका है जो अभी आए थे कि धर्म क्या है और धर्म की जरूरत क्यों लोगों को। ये बहुत लंबा प्रश्न, आखिरी दिन इसको लेंगे, जिस दिन आखिरी क्लास होगी। ये प्रश्न जो आया था पूछने, वो लिख लेना आप। आखिरी दिन मैं इस प्रश्न को लूंगा, उसका जवाब दूंगा। आज अभी थोड़ा सा हमको संगम काल के समाज पे आना है, हम उस पे आएंगे। संगम काल का समाज।
समाज कैसा है? संगम काल का समाज, एकदम समय आपका तुरंत यहीं पे जाना चाहिए। संगम काल का समाज कैसा है? यहां पर आपको एक वर्ग मिसिंग दिखाई देगा, क्षत्रिय। मतलब यहां क्षत्रिय वर्ग आपको मिसिंग दिखाई देगा। यहां पे आपको जो ब्राह्मण दिखाई देंगे और आम जनता दिखाई देगी, लेकिन क्षत्रिय वर्ग यहां पर नहीं है। क्षत्रिय वर्ग नहीं है, ऐसी सूचना मिलती है कि वहां क्षत्रिय वर्ग की कोई संभावना यह हमें नहीं दिख रहा। इसका मतलब यह है कि उत्तर भारत में आपको जो क्षत्रियों की स्थिति दिख रही है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण आपको हर जगह दिखेंगे, उत्तर हो या दक्षिण, और हर जगह ऊपर दिखेंगे। जो पिरामिड है उसमें सबसे ऊपर दिखेंगे। उसके पीछे की मानसिकता यह कि हमारा जो अपना जीवन है वो धर्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, और धर्म हमारे जीवन में हर जगह आता है। हम चाहे जितना प्रोग्रेसिव बनने का प्रयास करें, जैसे धर्म की बात आती है हमारा दिमाग उड़ने लगता है कि धर्म में तो ये लिखा है, यहां तो ये बताया जा रहा है। धर्म, इसीलिए मार्क्स कहता है अफीम है। क्या कहता है? धर्म अफीम है। अफीम खाने के बाद आदमी को मदहोशी आ जाती है। चाइना में आप देखेंगे तो अफीम ही अंग्रेजों ने खूब खिलाया था। इतना अफीम खिला दिया चाइना के लोगों को कि वो सब हो गए काफिर। वहां पे लोगों को होश ही नहीं था। बाद में वहां आंदोलन चला कि अफीम ना खाएं लोग। तो उसी तरह से धर्म भी है। और यहां आप देखेंगे कि यहां पर भी जो दक्षिण भारत है, यहां धर्म का असर दिखता है, और यहां एक समाज जो है वो नदारत है। हो सकता है ये अलग रूप में रहा हो, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि क्षत्रिय वर्ग यहां पर आपको नहीं दिख रहा। यहां पर जो व्यवस्था है, एक तो ब्राह्मण है और दूसरा दास है, और जो बीच में है उनके लिए आप कह सकते हैं सामंत हैं या बड़े किसान, है ना, बड़े किसान। इनका संबंध ऊपर वाले से है। इनका संबंध ऊपर वाले से, मतलब ये जो ऊपर बैठे हैं जो ब्राह्मण, उनके साथ संबंध है। अगर यहां के जो लोगों का जो जीवन देखेंगे तो कुछ लोग ये कहते हैं ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां भी ऊंच नीच की व्यवस्था थी। यहां पर भी जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं उसमें भी उच्च वर्ग हैं। जैसे अगर आप ये कहें, ये जो सामंत हैं इसमें एक उच्च किसान है ना, और एक इसके नीचे निम्न किसान है। ये जो निम्न किसान है यही मजदूर भी है, और ये जो उच्च किसान है इनके संबंध इनके साथ है। क्या बात समझ में आ रही है? समाज में विभाजन था, लेकिन बहुत जगह पुस्तकों में आता है विभाजन नहीं था। ऐसा नहीं है। समाज में वहां पर विभाजन था। एक वर्ग अपने अधिकारों को लेकर बहुत ज्यादा सचेत था। क्या क्लियर है दिमाग में? यह बात आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप इनके आर्थिक जीवन को देखें, यह तो समाज हो गया। आर्थिक जीवन को देखें, आर्थिक जीवन में इनके यहां कपड़ों का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। जो सूती वस्त्र आप देखेंगे, मसाला, मोतियों का व्यापार, जो कृषि, पशुपालन, सब तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसके अलावा इनके यहां सूती वस्त्र जो है, विश्व में भारत का जो कपड़ा था वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। सूती कपड़े को जो प्रसिद्धि दिलाने का काम संगम काल में आपको दिखाई देगा कि सूती कपड़ा बहुत अच्छा। उदाहरण के लिए आता है कि इनके कपड़े इतने पतले थे कि एक अंगूठी से भी निकाले जा सकते थे, है ना। जो सांप के केचुल, कुछ लोग कह रहे हैं कि सांप के केचुल जैसा होता था। हाँ ठीक है, मतलब उनकी फैब्रिक बहुत अच्छी। फैब्रिक बहुत अच्छी होने का मतलब यह है कि बहुत अच्छे प्रकार से कपड़े को बनाने की विधि को जानते रहे होंगे। और इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा था। आंतरिक व्यापार तो था ही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था, क्योंकि अरिकामेडू से बहुत सारे हमें साक्ष्य मिलते हैं जो रोम के साथ व्यापार को दिखाते हैं कि रोम के साथ एक अच्छा व्यापार होता था। और ये जो रोम के साथ अच्छा व्यापार होता था, इस व्यापार ने संगम काल के समाज में समृद्धि लाने का काम किया होगा। क्या किया होगा? समृद्धि लाने का काम किया होगा। और जब आप देखेंगे कि समाज में समृद्धि आएगी, अभी कुछ नहीं लिखाया भाई, अभी कुछ भी लिखाया नहीं, अभी समझो, तो यहां पर जो समृद्धि लाने का काम किया होगा, और यही समृद्धि संगम काल को बेहतर स्थिति में लेकर आती है। ठीक है, धार्मिक जीवन की बात करिए।
एक पक्ष और छूटा यहां पे, जो महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति दक्षिण भारत में अच्छी है कमोबेश। जो ऊपर वर्ग की महिलाएं हैं उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी रहती ही है हर समाज में। जो लोअर क्लास की महिलाएं होती उनकी समाज में स्थिति अच्छी नहीं है। यह हर समाज में आपको दिखेगा। जहां एजुकेशन पहुंच गई वहां की महिलाएं ठीक स्थिति में, जहां एजुकेशन नहीं पहुंची वहां महिलाएं ठीक स्थिति में नहीं है। यहां पर भी यही है। हायर क्लास की महिलाएं अच्छी स्थिति में हैं, उनके पास जो शिक्षा के अलग अलग रूप दिखाई देंगे, चाहे वो नृत्य की शिक्षा हो, चाहे वो संगीत की शिक्षा हो, चाहे वो अन्य शिक्षाएं हो, चाहे वो चित्र। पहले लड़कियों के लिए शिक्षा क्या थी? चित्रकला की शिक्षा, जो संगीत की शिक्षा। अधिकतर स्कूल कॉलेजों में जाएंगे तो जो लड़कियां क्या विषय लेती थी? संगीत। अभी भी होम साइंस, एजुकेशन, म्यूजिक। हमने खुद बेकार कर दिया, हमने खुद ही बेकार किया है अपने सिस्टम को। अरे भैया, लड़कियां तो हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, सोच की बात है ये। अब कहते लड़कियों का दिमाग तेज नहीं होता, मैथ नहीं है। अरे सबको आता है, जो पढ़ेगा उसको आएगा और जो नहीं पढ़ेगा उसको कुछ नहीं आएगा। कभी पढ़ना पड़ेगा, यही तो दिमाग बदलने की बात हो रही है। एजुकेशन जो लोगों का दिमाग मुर्दा है उसको जिंदा कर देता है। असली एजुकेशन का मतलब यही है कि जो आपका दिमाग सोया हुआ है उसको जागृत कर दे। अगर मत ताली वाली की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही बोलेंगे। आप ताली नहीं बजाएंगे तभी कोई समस्या नहीं है। यहां इतनी बात समझने की जरूरत है। बस करो भाई, बस करो, रुक जाओ। यहां इतनी बात समझने की जरूरत है कि आपके लिए शिक्षा का मूल्य क्या है। यहां पे जो महिलाएं हैं, जो निम्न स्तर की महिलाएं हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं है। हायर क्लास की जो महिलाएं उनका जीवन अच्छा है। ठीक। यहां एक बात और आपको समझ में आएगी। यहां का धार्मिक जीवन, एक यहां पर जो देवता है मुरुगन, क्या नाम है? मुरुगन। इसका मतलब क्या है? ये मुरुगन कौन है? ये विष्णु भगवान का एक रूप है जिनको सुब्रमण्यम भी कहते हैं, है ना? इनको सुब्रमण्यम भी कहते हैं, सुब्रमण्यम। और ये भगवान विष्णु का ही रूप वहां माना जाता है। इसके अलावा एक और देवता जिनकी पूजा होती है, कार्तिकेय। किसकी? कार्तिकेय की पूजा। कौन है कार्तिकेय? भगवान शिव के पुत्र। तो यहां आप देखते हैं ये सारी व्यवस्थाएं आपको दिखती हैं। इसके अलावा एक बात और आपको दिखाई देगा कि जो व्यापार है, व्यापार वाणिज्य की अच्छी स्थिति होने के कारण समाज की समृद्धि, मैंने आपको बताया कि समाज की समृद्धि दिखेगी और उसी समृद्धि ने यहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर किया है। यहां पे बहुत ज्यादा आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा। ठीक है। इसके अलावा कई बंदरगाह दिखाई देंगे यहां। भाई अगर आपका व्यापार अच्छा होगा तो उसके साक्ष्य मिलने चाहिए। तो यहां आपको बंदरगाह दिखाई देगा। एक बंदरगाह दिखाई देगा, चेर बंदरगाह, है ना? चेर बंदरगाह, वहां पर आप देखेंगे बंदर चेर बंदरगाह एक है ना, चेर राज्य में। इसके अलावा आपको चोलों के राज्य में आपको जो पुहार बंदरगाह दिखाई देगा, पुहार, है ना? चोलों के राज्य में पुहार बंदरगाह। इसके अलावा और आपको बंदरगाह दिखाई देगा, कोरकोई एक बंदरगाह आपको दिखाई देगा, कोरकोई, कोरकोई बंदरगाह। यह बंदरगाह आपको दिखाई देगा पांड्य राज्य में। कहां दिखाई देगा? पांड्य राज्य में। अब इसका मतलब यह है कि इस समय बड़े बंदरगाहों का डेवलपमेंट हो चुका था। बंदरगाहों के डेवलपमेंट से दो बातें समझ में आती हैं। एक तो आंतरिक स्तर का व्यापार तो होता ही रहा होगा और आंतरिक के साथ साथ बाह्य व्यापार भी होता रहा होगा। आंतरिक और बाह्य व्यापार अगर जहां होगा वहां समृद्धि आएगी और वहां समृद्धि आएगी तो वहां नगरीकरण होगा और नगरीकरण होगा तो समाज में चीजें बेहतर दिखेंगी आपको, है ना? ये सारी चीजें एक ही साथ जुड़ी हुई हैं। अगर समाज में ये चीज नहीं है तो समाज बेहतर कभी नहीं दिखेगा। क्या क्लियर है? एक हेडिंग बनाइए, 2-4 लाइन लिखिए, आगे बढ़े। हेडिंग क्या बनाएंगे? संगम काल का समाज। संगम काल का समाज, संगम काल का समाज।
इसमें लिखिए संगम काल का समाज। संगम काल में उत्तर भारत के समान, संगम काल में उत्तर भारत के समान हमें वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती। संगम काल में उत्तर भारत के समान हमें वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती। संगम काल में उत्तर भारत के समान हमें वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती। यहां हमें क्षत्रिय वर्ग अनुपस्थित दिखाई देता है। यहां हमें क्षत्रिय वर्ग अनुपस्थित दिखाई देता है, अनुपस्थित दिखाई देता है। समाज में ऊंच नीच की भावना बनी हुई थी। समाज में ऊंच नीच की भावना बनी हुई थी। अगला पॉइंट, यदि इनके धार्मिक जीवन को देखा जाए, अगला पॉइंट, यदि इनके धार्मिक जीवन को देखा जाए तो यहां, यदि इनके धार्मिक जीवन को देखा जाए तो यहां मुरुगन नाम के देवता, यहां मुरुगन नाम के देवता, मुरुगन नाम के देवता की पूजा होती थी। की पूजा होती थी, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा, अगला पॉइंट, इसके अलावा इनके समाज में कार्तिकेय की पूजा होती थी। इसके अलावा इनके समाज में कार्तिकेय की पूजा होती थी। कार्तिकेय लिखा हुआ है, कार्तिकेय की पूजा होती थी, कार्तिकेय की पूजा होती थी। अगला पॉइंट बनाइए आर्थिक जीवन। अगला पॉइंट आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन संगम काल में आर्थिक जीवन, अगला पॉइंट क्या बनाएंगे? आर्थिक जीवन। संगम काल में सूती वस्त्र, संगम काल में सूती वस्त्र, संगम काल में सूती वस्त्र, मसाले, संगम काल में सूती वस्त्र, मसाले, मोती, संगम काल में सूती वस्त्र, मसाले, मोती, कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन आदि का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था, बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था। अगला पॉइंट, इस समय के सूती वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इस समय के सूती वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इस समय के सूती वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। अगला पॉइंट, संगम काल में आंतरिक व्यापार के साथ साथ, संगम काल में आंतरिक व्यापार के साथ साथ
बाह्य व्यापार भी हमें दिखाई देता है। संगम काल में आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार भी हमें दिखाई देता है। ऑनलाइन वाले क्या प्रश्न है बताइए, ये लोग बताइए क्या प्रश्न है आपके दिमाग में। सर आवेदन है आपसे, आवेदन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, बताइए। देखिए जब मैं आपको समझाता हूं यहां तो अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए। पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हम कंसंट्रेशन में आए। कंसंट्रेट नहीं होंगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और अपने आप को कंसंट्रेट करना यह भी एक आर्ट है। कंसंट्रेट करना आसान नहीं होता है, लगातार पढ़ना। अब हो गया, अब लिखें। क्या लिखा आपने? हाँ, अगला पॉइंट बनाइए। इस समय सबसे अधिक व्यापार, इस समय सबसे अधिक व्यापार रोम के साथ होता था। इस समय सबसे अधिक व्यापार रोम के साथ होता था, जिसकी जानकारी अरिकामेडू से मिलती है। जिसकी जानकारी अरिकामेडू, जिसकी जानकारी अरिकामेडू से मिलती है। किससे? अरिकामेडू। कहां है अरिकामेडू? पांडिचेरी, ठीक है। अरिकामेडू से मिलती है, जिसकी जानकारी अरिकामेडू से मिलती है, ठीक है। अब आ जाइए अगला पॉइंट, इस समय के आसपास के बंदरगाह। अगला पॉइंट बनाइए। संगम काल में, अगला पॉइंट, संगम काल में हमें अलग अलग बंदरगाह दिखाई देते हैं। संगम काल में हमें अलग अलग बंदरगाह दिखाई देते हैं, जैसे चेर बंदरगाह, वहीं आगे लिख दीजिएगा बंदर चेर बंदरगाह, बंदर चेर। आगे लिखते जाइए। चोल बंदरगाह, पुहार, चोल बंदरगाह, पुहार और उरई, चोल बंदरगाह, पुहार और उरई, ये लिखा हुआ। एवं पांड्य बंदरगाह, सलियूर और कोरकोई, सलियूर और कोरकोई, सलियूर और कोरकोई, पांड्य बंदरगाह, सलियूर और कोरकोई, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसी से एक बार प्रश्न इस बार आ गया कोरकोई बंदरगाह पे। आईएएस में ये प्रश्न आया था कि कोरकोई बंदरगाह कहां है, ठीक है। कहां पे? तमिलनाडु के ऊपरी हिस्से में ना था पांड, है ना। मुजरिस बंदरगाह, उसको भी कर दीजिए वहीं पे। अगला पॉइंट बनाइए। संगम काल का साहित्य। अगला पॉइंट बनाइए। संगम काल का साहित्य, वैसे आपने लिखा है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर कहीं छूटा होगा तो कुछ चीजें और ऐड कर देंगे। संगम काल का साहित्य, इसमें लिखिए। इस समय कुराल नाम की पुस्तक मिलती है। इस समय
कुराल नाम की पुस्तक मिलती है। कुराल, इस समय कुराल नाम की पुस्तक मिलती है, जिसके लिए इस समय कुराल नाम की पुस्तक मिलती है, जिसे तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। इस समय कुराल नाम की पुस्तक मिलती है, जिसे तमिल साहित्य का बाइबल, तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। इस समय कुराल नामक पुस्तक मिलती है, जिसे तमिल साहित्य का बाइबल। क्या होता है बाइबल? मतलब क्या है? बहुत होली पुस्तक है ना ईसाइयों की। ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें न्यू टेस्टामेंट भी है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? ईसाइयत का वो पुराना विचार जिसके खिलाफ नए विचार आए बाद में चल के, और इसी को कहते हैं, एक तो ईसाइयत में विचार है जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट, और एक कहते हैं कैथोलिक। कैथोलिक क्या है? वहां के रूढ़िवादी विचार हैं। उन्हीं विचारों में जब सुधार हुआ तो कुछ नए विचार आए जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। आगे चर्चा करेंगे ईसाइयत पे, जब कभी चर्चा करने जाएंगे तो आपके सामने रखेंगे कुछ बातें, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। इसी समय, अगला पॉइंट, इसी समय हमें जीवक चिंतामणि पुस्तक भी मिलती है। इसी समय हमें जीवक चिंतामणि, अगला पॉइंट, इसी समय हमें जीवक चिंतामणि नामक पुस्तक मिलती है। चिंतामणि, जीवक चिंतामणि नामक पुस्तक, जीवक चिंतामणि नामक पुस्तक मिलती है, जो जैन धर्म से संबंधित 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 है। इसकी रचना तिरुक्कदेवर ने की थी। इसकी रचना तिरुक्कदेवर ने की थी। इसकी रचना तिरुक्कदेवर ने की थी। लिख दीजिए, इसकी रचना तिरुक्कदेवर ने की थी। तिरुक्कदेवर ने की थी, ठीक है। एक पुस्तक और है जो शिल्पाधिकारम पे कल कुछ बताया था, ठीक है। क्या है कहानी इसकी? जो शिल्पाधिकारम की, थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है जो शिल्पाधिकारम की, अगर आप देखें, इसका भी संबंध जैन धर्म से है। इसका भी संबंध किससे है? जैन धर्म से है। इसमें आप देखेंगे कि एक पायल की कहानी है। किसकी कहानी है? एक नुपुर की कहानी है। जो नुपुर क्या कहते हैं? पायल, है ना, जो नुपुर बोलते हैं ना पायल को। पायल की कहानी है जो शिल्पाधिकारम में। इसमें आप देखते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोवलन। क्या नाम है? कोवलन। वो राजा है, कोवलन नाम का राजा है, जिसका प्रेम हो जाता है और किसी से। एक महिला है जिसका नाम है माधवी। क्या नाम है? माधवी नाम की महिला है। यह नृत्यांगना है, समझिए ऐसे, यह नृत्यांगना है, और नृत्य देखने में बहुत सारे लोग जो मशगूल होते हैं। अब ये अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए इसके पास, माधवी के पास, ठीक। अब ये माधवी के पास गए, इन्होंने पूरा पैसा उड़ा दिया। जितना पैसा था इनके पास, कोवलन के पास, पूरा पैसा माधवी पर उड़ा दिया। अब आमतौर पर ऐसा होता ही है कि जब आपका पूरा पैसा खत्म हो जाता है और जो असली प्रेम में नहीं है, फिर वो आपको मना ही कर देगा। इनको मना कर दिया कोवलन को कि ऐसा है कि अब तुम भागो यहां से। अब ये भागते, इनको पश्चाताप होता है और ये अपनी पत्नी के पास जाते। इसका नाम है कन्नगी। क्या नाम है? कन्नगी के पास वापस जाते हैं तो जो घर का बुद्धू घर को आया, वहां कुछ मिला नहीं। यही सेम कहानी जो है वो आपको सूरदास की दिखाई देगी। ये सेम कहानी है, सूरदास की भी यही कहानी है। वो संत हो गए बाद में, और ये यहां पर अभी देखिए कि यहां मामला क्या है। ये अपनी जो पत्नी के पास वापस आते हैं, कहें कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करो। कन्नगी ने कहा कि ऐसा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी एक पायल दे देती हूं। उसकी पायल थी सोने की, वो दे दिया अपनी पायल।
पायल दे दिया और ये गए उससे व्यापार करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, कोवलन पर मदुरै की जो रानी है, जो मदुरै की रानी है, उसने कहा ये पायल मेरी है। क्या कहा? पायल मेरी है और इसने चोरी किया है, कोवलन ने। हो जाता है, कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इसको फांसी चढ़ा दिया गया कोवलन को। क्या किया गया? फांसी चढ़ा दिया गया। कोवलन फांसी चढ़ गया। कन्नगी ने, जो यहां पे जो इसकी पत्नी है कन्नगी, इसने दे दिया श्राप जो मदुरै की रानी को, और पूरा मदुरै नगर जो है भस्म हो गया। ऐसा मानते हैं, हो सकता है हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन यहां पर यही कहानी है। क्या समझ में आई? अब आप इसी के साथ जो सूरदास की भी कहानी सुनी लीजिए, है ना, सूरदास की कहानी सुन लीजिए। सूरदास की कहानी सुना है कभी? सुना है? नहीं जानते सूरदास के बारे में? भगवान कृष्ण के अभी तक जितने भक्त हुए हैं, सबसे अनन्य भक्तों में सूरदास हैं। इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति अपने आप को बदल ले तो वो हर काम कर सकता है। सूरदास की एक आंख थी, उनका नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। महेश दास के पिताजी करोड़पति आदमी थे। क्या थे? करोड़पति। करोड़पति आदमी का लड़का अगर कोई होता है और एक आंख हो तो उसको और भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना पैसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता। वही हाल था उनका, महेश दास का। उनका भी विवाह जल्दी हो गया था, लेकिन विवाह के बाद ही अपने घर में नहीं रुकते थे। कहां जाते थे? एक नृत्यांगना थी, उसका डांस देखने जाते थे। ठीक, अब सुनते जाइए, उत्साहित मत होइए, सुनते जाइए। यहीं से आपको बहुत सारी जो कहानियां मिलेंगी। वो डांस देखने जाते थे, आए दिन की यही कहानी। और सूरदास इतना अच्छा खुद भी गाते थे। महेश दास वहां पर वो खुद भी गाते थे, वो डांस करती थी, वो गाते थे। स्थितियां ऐसी बनी, करोड़ों रुपए दे दिया उसको ले जाकर। जब वो सुनने आते थे और कोई भी नहीं सुन सकता था। महेश दास की यह स्थिति थी, जब वो अकेले सुनने जाते, बड़े लोगों की अपनी बात, पूरा पैसा उड़ा दिया। अब एक दिन पता चला महेश दास को कि आपके पिता की मृत्यु हो गई। सुनते जाइए, कि पिता की मृत्यु हो गई, आपको चलना होगा। महेश दास ने कहा कि अभी ये वाला ताल चल रहा है, राग भैरवी चल रही है, अभी रुको थोड़ा, अभी इसको पूरा करने दो, फिर चलेंगे। भाई नृत्यांगना ने भी समझाया कि चले जाओ, फिर आ जाना, पैसा तो है ही है तुम्हारे पास, जब तक पैसा तब तक ही डांस चलता है। और क्या, हर आदमी दुनिया का व्यवहारिक है। आप ये मत समझिए कि दुनिया में लोगों का व्यवहार नहीं है। वो गए और वहां पर ये सारी चीजें हुई। जो माता भी इनकी, जो थोड़े समय में उनकी भी मृत्यु हो गई। जब ऐसे बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता के पास और तो कोई रास्ता बचता नहीं। इनकी पत्नी को इनके पिता ने कई हजार रुपए, उस जमाने में कई हजार रुपए दिया और ये बोला कि इसको मत बताना कि ये भी पैसा तुम्हारे पास रखा है। फिर जैसे ही सारा काम हो गया, महेश दास ने कहा कि कुछ पैसे हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा इतने पैसे रखे हैं। वो भी ले गया 15,000 रुपए, उसको भी उड़ा दिया। अब फिर उसके बाद वहां पे कहा अब तो सब पैसा खत्म। अगले दिन नृत्यांगना ने कहा कि अब तुम अंदर नहीं घुस सकते, अब अंदर नहीं घुस सकते। तो सूरदास ने कहा, जो महेश दास, उन्होंने कहा मैं प्रेम करता तुमसे। क्या कहा? प्रेम करता हूं। तो उसने कहा हमसे सब प्रेम करते हैं, यहां जितने आने वाले हैं सब हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं है। अब समझिए, महेश दास ऊपर चढ़ते हैं और उसको मार दिया चाकू। क्या मार दिया? और चले गए राजा के पास, उनको होने लगी फांसी। क्या होने लगी? तब तक उनकी पत्नी जो है वो आती है वहां। उन्होंने कहा इन्होंने नहीं मारा, मैंने मारा, मेरे पति को बरगला रखा था उस महिला ने, इसलिए मार दिया। क्या बात समझ में आ रही है? जिस महिला को कभी भी महेश दास ने यह नहीं समझा था मेरी पत्नी है, उसी महिला ने बाद में उसकी जान बचाई। बाद में यह घटना महेश दास के जीवन में बहुत बड़ी
जो एक ऐसी जो परिवर्तन लेकर आती है कि महेश दास यहीं से सूरदास बनने की प्रक्रिया में आते हैं। इतनी शर्म आई उनको कि अपने घर नहीं जाऊंगा, इसको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी पत्नी को। मैंने इसको हमेशा कभी कुछ नहीं समझा, इसने मेरी जान बचाई। और वहीं से आप देखते हैं महेश दास वृंदावन जाते हैं और वहां रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो सेठ है, कई दिन के भूखे हैं ये। उस सेठ के यहां भोजन करने जाते, उसकी पत्नी में भी इनको वही नृत्यांगना दिखाई देती है। कौन दिखाई देता है? वही नृत्यांगना। फिर ये कहते हैं कि अगर ये नृत्यांगना अभी भी दिख रही है तो आंखों का दोष है, ये मेरी आंखों का दोष है कि ये मैं जहां देखता हूं वहीं यही सब दिखता है। उस महिला से इन्होंने बोला कि मुझको सुई धागा दे दो, कुछ मामला हमारा बिगड़ गया है। एक आंख थी, उसको ही फोड़ लिया। क्या समझ में आ रहा है? और यहीं से महेश दास सूरदास की प्रक्रिया में अभी के अंधे हुए थे, पहले से अंधे नहीं थे सूर, तुरंत अंधे हुए और फिर बोला कि मुझे मथुरा वृंदावन का रास्ता पकड़ा दो। कहां का रास्ता? उसी दिन अंधे हुए थे, थोड़े दूर आगे गए, एक था बगीचा, वहीं पे था कुआं, उसी में गिर गए। क्या हुआ? उसी में गिर गए। 7 दिन तक पड़े रहे, मरने ही वाले थे। अचानक एक जो बच्चे का हाथ अंदर जाता है, कहता बाबा यहां क्या कर रहे हो, आओ बाहर। सूर को समझ में आया कि इतने अंदर कोई बच्चे का हाथ आ जाए ये संभव नहीं, लेकिन सूर बाहर आए और वहीं पर एक पद उन्होंने उसी समय कहा, कर छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बहुंगा तो ही। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। कर छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, मैं इस समय कमजोर हूं, अंधा हूं, इसलिए छुड़ा के जा रहे हो ना। हृदय से जब जाओगे, जब मेरे अंदर से जाओगे, तब मैं तुम्हें मजबूत मानूंगा। और उसके बाद सूर वही बात बोलते थे, उनको कृष्ण दिखने लग गए। अंधे हो गए बाहर से, लेकिन अंदर से उनकी आंखें खुल गई। यह है सूरदास। यहां व्यक्ति के अंदर परिवर्तन कभी भी हो सकता है, बस आपको समझना पड़ेगा अपने आप को। क्या समझ में आई बात? तो यही कहानी यहां पर भी है। हो गई बात? समझ में आ गई? बस अब इससे ज्यादा नहीं, आगे बड़ी कहानियां लंबी हैं। आ जाइए मणि मेखले, इसको लिख लिया था ना, जो मणि मेखले के बारे में लिखा था। ठीक है, एक पॉइंट बनाओ, मणि मेखले। मणि मेखले, मणि मेखले, मणि मेखले, ये किसकी रचना है? सित्तले। किसकी रचना है? सित्तले सित्तनार की। किसके? सित्तले सित्तनार, सित्तले सित्तनार की रचना है। सित्तले सित्तनार। देखिए, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंतिम दिन करवाऊंगा, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको आराम से पढ़ते जाओ, आखिरी दिन कराएंगे ऑब्जेक्टिव। इसके लेखक जो सित्तले सित्तनार हैं, और क्या लिखा? इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे लिखिए, इसमें कोवलन और माधवी से उत्पन्न, इसमें लिखते जाइए, इसमें कोवलन और माधवी जो नृत्यांगना थी, कोवलन और माधवी, कोवलन और माधवी से उत्पन्न संतान मणि मेखलम की चर्चा है। मणि मेखलम, मणि मेखलम की चर्चा है। मणि मेखलम, ये कौन है? मणि मेखलम पुत्र है किसका? इन दोनों का। मणि मेखलम की चर्चा है, मणि मेखलम की चर्चा है। बाद में, इसी में एक लाइन लिख दीजिए, बाद में मणि मेखलम ने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
बाद में मणिमेखलम ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाद में मणिमेखलम ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मणिमेखलम ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहते हैं। इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहते हैं। इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहते हैं। तमिल काव्य का ओडिसी, इसे तमिल काव्य का ओडिसी भी कहते हैं। ओडिसी एक, अगर आप देखेंगे तो जो नृत्य का रूप है और उसी तरीके की यहां पर चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसका समझिएगा, इसका जो मतलब किससे है, तो बौद्ध धर्म से मतलब है। किससे है? बौद्ध धर्म। इसके रचनाकार जो सित्तले सित्तनार, और यहां पे जो कहानी किसकी है, मणिमेखलम की है। और मणिमेखलम कौन है? कोवलन और माधवी का पुत्र है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे, और हम लोग आ जाएंगे वाकाटक वंश पे। दक्षिण भारत से बाहर निकलिए और आ जाइए वाकाटक वंश। जो कुछ राज्य हम लोगों ने अभी छोड़े थे उस पे बीच बीच में अब हम लोग आ रहे हैं वाकाटक वंश पे। वाकाटक, वाकाटक वंश। अगर आप देखेंगे तो जो वाकाटक वंश है ये सातवाहनों के बाद आया। किसके बाद आया? सातवाहन शासकों का समय लगभग 300 वर्ष का रहा है ना। 300 वर्ष के बाद जो इनके अवशेष पर जो वंश आया उसको क्या कहते हैं? वाकाटक वंश। इनकी राजधानी क्या है? बरार। इनकी राजधानी क्या है? बरार। इनकी राजधानी है बरार, जो दक्कन क्षेत्र है ना। और अगर आप देखेंगे तो इनके द्वारा ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया गया था। ये लोग ब्राह्मण धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। और ब्राह्मण धर्म में भी शैव धर्म को मानते। किसको? शैव धर्म को। बहुत बढ़िया। अपने दिमाग में इसी तरह से कुछ बातों को आपको रखते जाना है। इसका संस्थापक था विंध्य शक्ति। कौन था? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति नाम का व्यक्ति इसका संस्थापक था। और लगभग 255 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करता है। कब? 55 ईस्वी के आसपास। ये एग्जैक्ट डेट नहीं होती। आप लोग ये सोचे कि कोई एग्जैक्ट डेट होती है, ऐसा नहीं है। आसपास का ही आपको एरिया मानना पड़ेगा। इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक था प्रवरसेन प्रथम। कौन था? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है वाकाटक वंश का। अगर आप देखेंगे इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था और 1 वाजपेयी यज्ञ। 4 अश्वमेध यज्ञ, 4 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अब यहीं से प्रश्न आया भी है। और 1 वाजपेयी यज्ञ, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जो यज्ञ हो रहा है, इन यज्ञों का मतलब यह है कि समाज में कर्मकांड का प्रोत्साहन ज्यादा रहा होगा। क्योंकि अगर यज्ञ कोई भी कराएगा, इसका मतलब वो अपनी स्वीकृति ब्राह्मणों से चाहता है। आप अधिकतर लोगों को आप देखेंगे, अधिकतर शासकों के द्वारा हमेशा यज्ञ करवाए गए। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे, उनको ये बताया गया था यज्ञ करने से ही आपकी महानता की बात आएगी। अश्वमेध यज्ञ का मतलब आप सबको पता है कि अश्व का घोड़ा छोड़ा जाएगा। वाजपेयी यज्ञ का मतलब यह है कि जो ब्राह्मण है वो आपके अंदर देवत्व का आरोपण करेंगे। क्या करेंगे? यह आरोपण क्यों होता है? मध्यकाल में भी आपको दिखेगा। आरोपण क्यों होता है देवत्व का? क्योंकि आप और हम में कोई अंतर नहीं है। आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं है तो हम राजा नहीं हो सकते। राजा बनने के लिए आपके अंदर कुछ विशेष चीज होनी चाहिए। वो विशेष चीज देंगे ब्राह्मण। कौन देगा? और वो कराएंगे यज्ञ। और उस यज्ञ के बाद आप इंद्र के समान शक्तिशाली हो जाएंगे और सामान्य जनता आपके अधीन हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा इनके पास सिद्धांत है। देवता बनाने का सिद्धांत अगर किसी के पास है तो ब्राह्मणों के पास है।
और इसी बात को अगर आप देखेंगे तो बलबन भी कहता है अपने साथ। आप समझिए, बलबन अपने आप को कहता है मैं जिल्ले इलाही हूं। क्या हूं? और वो खुद निम्न कुल का था, है ना, वो खुद निम्न कुल का था। और उसने कहा कि जब मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं मेरा खून गर्म हो जाता। भाई तुम खुद निम्न कुल के रहे हो और तुम आगे गद्दी पर और तुम्हारा खून गर्म हो जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बलबन ने ईरान के आपसियाब वंश से अपने आप को जोड़ दिया। कहा ईरान का आपसियाब वंश जानते हो, उस समय सबसे महान था वो। कहा कि हम उससे हैं। और अपने जो पुत्र, अपने परिवार के लोगों को भी कहा कि हमारा कोई संबंधी नहीं है, सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता। जो जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, मैं अलग हूं और आप अलग हैं। और यही बात आप देखेंगे धीरे धीरे हर शासकों के अंदर दिखी। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर भी दिखेगी, है ना। वो सिकंदरे जोसानी की उपाधि हरण करता है। आगे चल के आपको अकबर के अंदर भी इसी बात को दिखाएंगे। अशोक खुद कहता है कि मैं देवताओं का प्रिय हूं। यह वैधानिकता लेने की बात है। जो कुषाण शासक है वो भी कहते हैं कि मैं देवपुत्र हूं, क्योंकि शासन करने के लिए वैधता चाहिए। शासन ऐसे कोई नहीं कर सकता। और यह बात ब्राह्मण जानते थे और उनके पास सर्टिफिकेट था कि हम आपको सर्टिफिकेट आज बना के दे रहे हैं, कल से आप राजा हैं। लेकिन उसके बाद हमारी कुर्सी अपने से ऊपर हमेशा लगा के रखिएगा। इतना काम करना पड़ेगा कि हमारी कुर्सी ऊपर रहेगी। सबसे पहले आप दरबार में आइए, जब दरबार में तो हमको प्रणाम करिए। यह बात समझने की आपको जरूरत है। अपनी शक्ति को हमेशा आगे रखा गया और अपने नीचे वाले के साथ एक ये कहा गया कि आपके अंदर हम देवता, जो ऐसी सत्ता जिस पे आम जनता विश्वास करती, उसको आगे लेकर आएंगे। तो ये चीज आपको यहां पर दिखाई देगी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए यहां पर आप ये भी देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा। यहां आप देखते हैं कि जो प्रभावती गुप्त है उसका विवाह हुआ था रुद्रसेन। इसी वंश में एक शासक हुआ रुद्रसेन। क्या नाम है? रुद्रसेन। रुद्रसेन का विवाह हुआ प्रभावती गुप्त से। किससे? और ये जो पुत्री किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसने जो शक शासकों को हराया था। अब यहां आपको एक बात समझना पड़ेगा कि यहां पर इसके बाद धीरे धीरे शक शासकों का इनके साथ मित्रता हो गई। किसके साथ? गुप्तों के साथ। किसके साथ? गुप्तों के साथ इनकी मित्रता हो गई। और यहां इस वंश का सबसे आखिरी शासक अगर आप देखेंगे तो जो कौन था? इसका नाम था पृथ्वीसेन। क्या नाम था? पृथ्वीसेन। यह बहुत मजबूत नहीं था, इसी के बाद यह वंश समाप्त होने लगा। एक दो पॉइंट लिख दीजिए फिर आगे बढ़े। सातवाहन वंश की समाप्ति पर हेडिंग क्या बनाएंगे? वाकाटक वंश। इसमें लिखिए सातवाहन वंश की समाप्ति पर, उनके क्षेत्र पर, सातवाहन वंश की समाप्ति पर, उनके क्षेत्र पर वाकाटकों का राज्य स्थापित हुआ। वाकाटकों का राज्य स्थापित हुआ। वाकाटकों का राज्य स्थापित हुआ। इस वंश की राजधानी बराड़ थी। इस वंश की राजधानी बराड़ थी। इस वंश की राजधानी बराड़ थी। अगला पॉइंट, इस वंश को स्थापित करने वाले विंध्य शक्ति थे। इस वंश को स्थापित करने वाले विंध्य शक्ति थे। इस वंश को स्थापित करने वाले विंध्य शक्ति थे। विंध्य शक्ति थे जिन्होंने 255 ईस्वी के आसपास, जिन्होंने 255 ईस्वी के आसपास इस वंश की स्थापना किया था।
255 ईस्वी के आसपास इस वंश की स्थापना किया था। अगला पॉइंट, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक प्रवरसेन प्रथम था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक प्रवरसेन प्रथम था, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ, 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। अगला पॉइंट बनाइए, इसी वंश के शासक, अगला पॉइंट, इसी वंश के शासक, इसी वंश के शासक रुद्रसेन का विवाह, इसी वंश के शासक रुद्रसेन का विवाह, इसी वंश के शासक रुद्रसेन का विवाह प्रभावती गुप्त से हुआ था। प्रभावती गुप्त से हुआ था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गुप्त शासक, गुप्त शासक। अगला पॉइंट, इस विवाह के बाद वाकाटकों और गुप्तों में, इस विवाह के बाद वाकाटकों और गुप्तों में, इस विवाह के बाद वाकाटकों और गुप्तों में मैत्री हो गई, मैत्री हो गई। वाकाटकों और गुप्तों में मैत्री हो गई। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन था। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन था। इनका समय अगर आप देखेंगे ना, 3री शताब्दी से लेकर, जो 3री शताब्दी से अगर हम देखें तो 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक इनका समय रहा है ना। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक का समय वाकाटकों का रहा है। हो गया, हो गया सबका? ये इसको लिख दीजिएगा, 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी का इनका समय रहा है। लगभग 300 वर्ष के आसपास इनका भी समय रहा है, जो वाकाटक। अगला वंश बनाइए चालुक्य वंश। आखिरी शासक कौन था? पृथ्वीसेन। चलिए, ये जो कमजोर रहा होगा इसीलिए तो वंश भी समाप्त होता है ना। और यहीं पे आप देखेंगे कि इनके जो कमजोर रहने के कारण ही इन्हीं के ही क्षेत्र पर चालुक्य आए, इन्हीं के क्षेत्र पर चालुक्य आए, और ये इनके सामंत थे। कौन थे? हमेशा ये रहा है, ये हमेशा रहा है। अगर आप कमजोर होंगे आपके सामंत हावी हो जाएंगे। आप अधिकारी बने और आप बहुत ज्यादा लिबरल हैं तो आपके कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनेंगे कभी भी, है ना। ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको अपने लोगों से काम करवाना है तो शक्ति भी दिखाना पड़ता है, नहीं तो कोई भी इस दुनिया में काम करने वाला नहीं है। हर आदमी को आराम से ही रहना है, आराम से हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। अगला पॉइंट क्या बनाएंगे? चालुक्य वंश। क्या? चालुक्य, चालुक्य वंश।
लगभग आप देखेंगे तो 550 ईस्वी से 757 ईस्वी का जो समय है, यह समय आपको दिखाई देगा चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश को अगर आप देखेंगे तो इनकी एक जो सीमा रेखा है वो है सतपुड़ा पहाड़। कौन सी? सतपुड़ा पर्वतमाला, है ना, सतपुड़ा पर्वतमाला। और यहां पर आपको 3 शाखाएं इनकी दिखाई देंगी। कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं आपको दिखाई देंगी। पहला बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। इनके लिए एक शब्द और आता है जो वातापी के चालुक्य, या तो बादामी या तो वातापी। इसके अलावा कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य। इसके बाद क्या है? वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लें इनकी बादामी के चालुक्य के ऊपर। अगर आप देखते हैं तो ये अभी जो क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो दक्षिण भारत में जो सतपुड़ा पहाड़ी उसके आसपास का क्षेत्र इनका है। और आप देखें तो इनकी जो नींव रखी थी, इसके संस्थापक थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। जय सिंह ने इसकी नींव रखी थी। जय सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था यह वंश। और इसमें इनके बारे में एक वो ताम्रपत्र आता है, कैरा ताम्रपत्र। कौन सा? कैरा ताम्रपत्र में इनकी जानकारी मिलती है। कैरा ताम्रपत्र, कैरा ताम्रपत्र में वातापी के जो चालुक्य हैं उनकी जानकारी मिलती है। आप देखेंगे कि ये लोग जो हैं अभी स्वतंत्र शासकों के समान, अगर आप इसकी बात करें तो ये स्वतंत्र शासक के समान राज्य नहीं कर रहा था। स्वतंत्र शासक के समान इसका राज्य नहीं था। इसका मतलब यह है कि अभी इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इनका राज्य स्वतंत्र नहीं था। यह आपको समझने की जरूरत है। मतलब यहां पे अलग अलग जो इनकी शाखाएं हैं, लेकिन यहां पर भी कोई स्वतंत्र शासक आपको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। और क्या यहां पे इसमें आपको दिखाई देगा? और चीज आपको यहां पर दिखाई देगी, इन्होंने अपनी राजधानी वातापी को बनाया। किसको बनाया? ये कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। इसको राजधानी बनाते हैं, ये राजधानी बना लेते हैं इसको। ठीक है। एक पॉइंट बनाओ, पहले इसको थोड़ा सा लिखते चले, नहीं तो बहुत ज्यादा इसमें जो चीजें फैल जाएंगी। एक पॉइंट बनाओ। क्या बनाया? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में लिखो सबसे पहले सतपुड़ा पर्वतमाला के चालुक्य वंश में लिखिए 550 से 757 ईस्वी लिख दीजिएगा। इसमें लिखिए 550 से 757 ईस्वी का समय। इसमें लिखिए सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में चालुक्य वंश के राज्य की स्थापना हुई। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में चालुक्य वंश के राज्य की स्थापना हुई, जिसकी हमें 3 शाखाएं दिखाई देती हैं। जिसकी हमें 3 शाखाएं दिखाई देती हैं। जिसकी हमें 3 शाखाएं दिखाई देती हैं। पहला बादामी के चालुक्य, पहला बादामी के चालुक्य। दूसरा कल्याणी के चालुक्य। तीसरा वेंगी के चालुक्य। तीसरा वेंगी के चालुक्य। तीसरा वेंगी के चालुक्य। अब पहला पॉइंट वातापी के चालुक्य या
जो बादामी के चालुक्य। पहला पॉइंट, बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे। जयसिंह थे, जिनके बारे में जानकारी हमें कैरा ताम्रपत्र से मिलती है। जिसके बारे में जानकारी कैरा ताम्रपत्र से मिलती है। कैरा ताम्रपत्र, कैरा ताम्रपत्र से मिलती है। कैरा ताम्रपत्र से मिलती है। अभी आरंभिक शासकों ने, अगली लाइन, अभी आरंभिक शासकों ने सामंतों के रूप में ही शासन किया। अभी आरंभिक शासकों ने सामंतों के रूप में ही शासन किया। ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। अगला पॉइंट, इन्होंने अपनी राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी वातापी को बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी वातापी को बनाया था। अगला पॉइंट, इस वंश का, अगला पॉइंट, इस वंश का सबसे महान शासक, इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन, इस वंश का सबसे महान शासक, जो बादामी वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल, इसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अगला पॉइंट, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही, अगला पॉइंट, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही पल्लव वंश के शासक, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन, पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया गया था। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया गया था और उसकी राजधानी कांचीपुरम को जीत लिया गया था। उसकी राजधानी कांचीपुरम को जीत लिया गया था। कांचीपुरम को जीत लिया गया था। उसकी राजधानी कांचीपुरम को जीत लिया गया था। और यही कांची कोड की उपाधि धारण करता है। यही कांची कोड, और यही कांची कोड की उपाधि धारण करता है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय
कांची कोड की उपाधि धारण करता है ना? कांची कोड की उपाधि धारण करता है। अब एक बात समझिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के ऊपर आक्रमण किया, उनकी राजधानी को जीत लिया और उपाधि भी लिया, लेकिन हर बार दाव नहीं लगता। कभी कभी बड़े बड़े शेर भी जो शिकार हो जाया करते हैं, क्या होता है? शिकार हो जाते हैं। कभी कभी जो बड़ा शेर होता है, जो अपने आप को मानता है कि हमसे बड़ा कौन है, उसका भी शिकार हो जाता है। अगले बार फिर आदत बनी थी इनकी, इन्होंने फिर आक्रमण किया जो पल्लव राज पर। इस समय शासक है नरसिंह वर्मन, उसका नाम ही है। जो नरसिंह वर्मन क्या होता है? जो नरों में सिंह के समान हो। क्या मतलब? नरों में सिंह के समान हो। नरसिंह वर्मन ने पराजित किया और पीछा करके मार दिया पुलकेशिन द्वितीय को। क्या किया? पराजित किया और पीछा करके मार दिया। और यहां पर जानते हैं, इसकी राजधानी को जीतने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण किया था। कौन सी? एक लाइन और लिख दो। इसी क्रम में, इसी में ही अगला पॉइंट बना के, इसी क्रम में पुलकेशिन द्वितीय ने, इसी क्रम में पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। इसी क्रम में पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया, किंतु पल्लव राज्य पर आक्रमण किया, किंतु इस समय परिस्थितियां बदली हुई थी। परंतु इस समय परिस्थितियां बदली हुई थी। इस समय शासक नरसिंह वर्मन था। इस समय शासक नरसिंह वर्मन था। कौन था? नरसिंह वर्मन था। इस समय शासक नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी, और उसकी हत्या कर दी तथा उसकी राजधानी, उसकी हत्या कर दी तथा इसकी राजधानी वातापी को जीत लिया, तथा इसकी राजधानी वातापी को जीत लिया। और वातापी कोड, कौन सी? वातापी कोड की उपाधि धारण की। इन्होंने कौन सी धारण की थी? कांची कोड। समय बड़ा बलवान है, कभी आप तो कभी हो। समय तो है, आपने जीता उनकी राजधानी को ही, जीतने के बाद आपने वहां पर उपाधि धारण किया कांची कोड। समय कभी बराबर नहीं रहता, अवसर सबको देता है। आज जो हारा है वो कल जीतेगा, और जो कल जीता है वो फिर हारेगा। समय हमेशा न्याय करता ही है। समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता, इसीलिए बड़ा संभल के चलने की जरूरत है। आहिस्ता चलो लोगों, दीवानों की बस्ती है ना? ये आहिस्ता चलने की जगह है। यहां जो बहुत तेज चलने लगता है उसी का खतरा होता। अपवाद है। अपवाद क्या है? हाँ ठीक है, उसके सामने कोई शक्ति आई नहीं। एक्चुअल में हो जाता है कभी कभी, कोई शेर के साथ सवा शेर नहीं मिलता है तो लगता है कि हमारा ही सबसे ऊपर का समय था। ऐसा हमेशा अर्जुन को लगता था अपने समय में। अर्जुन को हमेशा लगता था कि उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, लेकिन कर्ण जब सामने आ जाता अर्जुन की हालत खराब हो जाती थी। अर्जुन को लगता था कि ये आ जाएगा तो मामला फंस जाएगा। और जब युद्ध होने लगा अर्जुन और कर्ण का, तो फिर समस्या एक बात क्या है कि भगवान कृष्ण बैठे थे अर्जुन के साथ, लेकिन
हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे, ताली बजाते थे, कहते वाह कर्ण तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम कितने बढ़िया लड़ रहे हो। अर्जुन के साथ बैठे, अर्जुन के हमारे साथ बैठे, उसकी प्रशंसा। अर्जुन ने एक बार कहा ऐसा है कि आप उतर जाइए रथ से। क्या करिए? उतर जाइए आप रथ से, आपकी कोई जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा भाई सोच लो, कहने उतर जाइए आप अपनी त्रिलोकी लेकर। हो जाता है ये अक्सर कि हमेशा लोगों को मत लगता है कि हमारा ही किया हो रहा है, भगवान क्या होता है, या ऊपर वाला कुछ है ही नहीं, हम सब करते हैं। उतर गए कृष्ण, लग गया बाण कर्ण का, आसमान में चला गया अर्जुन का रथ, वहीं नाचने लगा। फिर उतर के आए, उसके बाद तुरंत पैर पकड़ लिया कि ऐसा है कि केशव में समझ गया मेरी शक्ति। महाभारत का एक दिन का युद्ध नहीं पांडव लड़ सकते थे, एक दिन की लड़ाई। कौरवों के पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं, एक दिन लड़ने की उनके अंदर क्षमता नहीं थी। कृष्ण थे तो विजय हो गई। जाके रथ पर केशव, ताका कौन अंदेशो। जिसके रथ पर है केशव, उसका कोई भी अंदेशा नहीं हो सकता। यहां समझना पड़ेगा, सत्य जहां होगा, सत्य भले ही आपको जो कमजोर दिखाई दे, लेकिन सत्य हारता नहीं है। हारेगा असत्य ही, चाहे वो जितना मजबूत हो जाए। असत्य आज तक कभी विजयी नहीं हुआ, असत्य की कभी विजय नहीं होती। इसलिए असत्य से आकर्षित करे तब भी बचना चाहिए। आकर्षित करता है असत्य के साथ, बड़ा आकर्षण है, कभी चर्चा होगी बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए। आगे क्या है इसमें, आगे और क्या इसमें कर लेते। अगला पॉइंट इसमें लिख दीजिए। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ही, अगला पॉइंट बनाइए। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ही, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ही ईरान के शासक, ऐसे नहीं, ठीक है, पुलकेशिन के दरबार में चीनी यात्री हेनसांग आया था, ऐसे लिख दिए। पुलकेशिन के दरबार में चीनी यात्री हेनसांग आया था। पुलकेशिन के दरबार में चीनी यात्री हेनसांग आया था। चीनी यात्री हेनसांग आया था कब? 641 ईस्वी में। पुलकेशिन के दरबार में चीनी यात्री हेनसांग, वेनसांग या हेनसांग आया था। हेनसांग आया था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इसके समय में ईरान में भी, इसके समय में ईरान में भी दूत भेजे गए थे। इसके समय में ईरान में भी, इसके समय में ईरान में भी दूत भेजे गए थे। उस समय शासक था खुसरो सेकंड। कौन था? खुसरो सेकंड। इसके समय में ईरान में भी दूत भेजे गए थे। ईरान में भी दूत भेजे गए थे। ईरान में भी दूत भेजे गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए। पुलकेशिन द्वितीय के बाद, पुलकेशिन द्वितीय के बाद, पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य नाम का शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य, विक्रमादित्य या विक्रमादित्य नाम का शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य नाम का शासक बना। विक्रमादित्य नाम का शासक बना, जिसने पल्लवों की राजधानी कांची पर, जिसने पल्लवों की राजधानी कांची पर, पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया। पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया और
पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, और उसे जीत लिया, और उसे जीत लिया। इसका मतलब आप यह समझेंगे कि इनकी पल्लवों से हमेशा संघर्ष रहा। अभी तो पुलकेशिन द्वितीय हारा था, और फिर इसी के वंशज में यह आ गया जो विक्रमादित्य, इसने कहा कि मेरे पिता की हत्या किया है पल्लवों ने, फिर से हमला होगा, और फिर यहां पर उसने जीत लिया, पुनः जीत लिया। एक बार वो हारा, फिर वो हारा, फिर वो जीता। ठीक, अब यहां पर जीत लिया। और यहां देखते हैं, अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक तरह से मजबूत हो गया कि नहीं, हमारी बराबरी हो गई है ना। तो अपने पिता का जो बदला लेने का काम करता है। चलिए, ये इतनी बात हो गई। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बनाइए। इस वंश में, अगला पॉइंट, इस वंश में विजयादित्य नाम का, इस वंश में विजयादित्य नाम का, इस वंश में विजयादित्य नाम का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इस वंश में विजयादित्य नाम का, इस वंश में विजयादित्य नाम का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसने कांची कोट की उपाधि धारण किया। जिसने कांची कोट की उपाधि धारण किया। इसका मतलब इसने भी कांची को जीता होगा। इस वंश में विजयादित्य नाम का अगला शासक हुआ, जिसने कांची कोट की उपाधि धारण किया। है ना अगला पॉइंट। इस शासक की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इस शासक की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इस शासक की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। पहला लोक महादेवी। इस शासक की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। पहला लोक महादेवी, लोक महादेवी, पहला लोक महादेवी, जिसने लोक महेश्वर महादेव मंदिर, जिसने लोक महेश्वर, जिसने लोक महेश्वर महादेव मंदिर, जिसने लोक महेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। जिसने लोक महेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। जिसने लोक महेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इसी मंदिर को विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर को विरूपाक्ष, इसी मंदिर को विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर को विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर को विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। इसकी दूसरी पत्नी थी, अगला पॉइंट बनाइए। इसकी दूसरी पत्नी का नाम त्रिलोक महादेवी था। त्रिलोक महादेवी, इसकी दूसरी पत्नी का नाम त्रिलोक महादेवी था। त्रिलोक महादेवी था। इसकी दूसरी पत्नी का नाम त्रिलोक महादेवी था। इसकी दूसरी पत्नी का नाम त्रिलोक महादेवी था। यहां पे बहुत ज्यादा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम लोग इसको जो लिखते जा रहे हैं, है ना। इसकी दूसरी पत्नी का नाम त्रिलोक महादेवी था, जो मंदिर का निर्माण कहां करवाया गया? ये अपने राज्य में कराएंगे ना, जो वातापी में तो कराएंगे, ठीक है, अपने राज्य में ही कराएंगे।
क्या लिखा? इसकी दूसरी पत्नी का नाम, जिसने, आगे लिख दीजिए, जिसने 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 त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। जिसने त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया, जिसने त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया, जिसने त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। ठीक है, आखिरी शासक इसका है, अगला पॉइंट बना, इसका आखिरी शासक है कीर्तिवर्मन। इस वंश का आखिरी शासक है, इस वंश का आखिरी शासक कीर्तिवर्मन था। इस वंश का आखिरी शासक कीर्तिवर्मन था, जिसकी हत्या राष्ट्रकूट शासक, इस वंश का आखिरी शासक कीर्तिवर्मन था। यह कीर्तिवर्मन सेकेंड था। कौन था? कीर्तिवर्मन सेकेंड था। इस वंश का आखिरी शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड था, जिसकी हत्या राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने कर दिया। जिसकी हत्या राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने कर दिया। जिसकी हत्या राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने कर दिया। दंती दुर्ग ने कर दिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। 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 आगे इतनी बात समझ में? आगे समझ में? यहां इतने सारे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको बहुत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो पूरा कर लीजिए। कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। इतिहास के साथ यही समस्या है, जब यहां पे खूब फैक्ट आता है तो दिमाग उड़ जाता है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग को बना के रखना पड़ेगा कि यहां पर, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत आएगी, इसलिए हमने इतनी बातें बताई। नहीं तो हम स्टोरी के रूप में भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमने यहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ रख दिया। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य। अगर आप देखेंगे कि चालुक्यों के बारे में आपने समझा था कि स्टार्टिंग में चालुक्य एक जो सामंत ही थे ना, और इससे ही ऊपर उठ के ये जो राजा बने थे। तो यहां आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनका उत्थान कैसे हुआ? जब राष्ट्रकूट शासक कमजोर हुए। अभी आगे चल के राष्ट्रकूट भी समझेंगे। जब राष्ट्रकूट शासक कमजोर हुए तो उनके स्थान पर आप देखेंगे कल्याणी के चालुक्य उठते, है ना। यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि जब राष्ट्रकूट शासक कमजोर हुए तो उनके स्थान पर ही इस वंश की स्थापना होती है। और इसमें राष्ट्रकूटों का एक था शासक कर्क सेकंड। कौन था? कर्क सेकंड। और इसकी हत्या कर दी गई थी तैलप सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा? तैलप सेकंड। और इसके बाद यहां पर यह वंश स्थापित हुआ, कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, एक पॉइंट लिखिए इसमें फटाक से, कल्याणी के चालुक्य में। इसको खत्म करें फटाक से जल्दी। चालुक्य शासक, चालुक्य शासक जो आरंभ में, चालुक्य शासक जो आरंभ में, चालुक्य शासक जो आरंभ में सामंतों का जीवन जी रहे थे। चालुक्य शासक जो आरंभ में सामंतों का जीवन जी रहे थे। जब राष्ट्रकूट वंश कमजोर पड़ने लगा,
जब राष्ट्रकूट वंश कमजोर पड़ने लगा, जब राष्ट्रकूट वंश कमजोर पड़ने लगा, तो इसके अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या, कर्क सेकंड की हत्या तैलप द्वितीय के द्वारा कर दी गई। कर्क सेकंड की हत्या तैलप द्वितीय के द्वारा कर दी गई, और कल्याणी के चालुक्य वंश को स्थापित किया गया, इनकी राजधानी मान्यखेत थी। पहले स्टार्टिंग में राजधानी कहां थी? कल्याणी थी। कल्याणी। लेकिन इनकी महत्वपूर्ण राजधानी कहां पर बनी बाद में? मान्यखेत। ठीक है, तो स्टार्टिंग राजधानी कहां थी? कल्याणी, और फिर आगे कहां बन गई? मान्यखेत। अगला पॉइंट, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक सोमेश्वर था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक सोमेश्वर था, जिसने अपनी राजधानी कल्याणी से मान्यखेत किया था। है ना? यही सोमेश्वर शासक था जिसने आत्महत्या कर लिया था। है ना? इस पे प्रश्न आया था कि ऐसा कौन सा शासक है चालुक्यों का जो आत्महत्या करके मरा था? यही सोमेश्वर है। एक लाइन लिखिए इस पे। सोमेश्वर अपने शासनकाल में चोलों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। सोमेश्वर अपने शासनकाल में चोलों पर विजय नहीं कर पाया था, और यह चोल शासक राजेंद्र चोल से हारा था। यह चोल शासक राजेंद्र चोल से हारा था। यह चोल शासक राजेंद्र चोल से हारा था, जिसके कारण इसे अत्यधिक अपमान महसूस हुआ। और यह तुंगभद्रा नदी में कूद गया। कूदा होगा तो पता ही आपको क्या हुआ होगा। जिसके कारण यह तुंगभद्रा नदी में कूद गया। कहां कूद गया? तुंगभद्रा नदी में, और अपने प्राण दे दिए। जब नहीं फेस कर पाता व्यक्ति तो अपने प्राण दे ही देता है। देखिए, तुंगभद्रा नदी में कूद गया।
ठीक है, तो भद्रा नदी में कूद गया। अगला पॉइंट बनाइए। इस वंश का अगला पॉइंट, इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य 6 बना। इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य 6 या षष्ठ, इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य 6 बना, षष्ठ, जिसने इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य 6 बना, ये 6, जिसने चोलों के विस्तार को रोकने का प्रयास किया, जिसने चोलों के विस्तार को रोकने का प्रयास किया, जिसने चोल शासक चोलों के विस्तार को रोकने का प्रयास किया। यह विद्वानों का संरक्षक था, यह विद्वानों का संरक्षक था, यह विद्वानों का संरक्षक था। इसके राजकीय कवि विल्हण थे, 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 विल्हण, जिसने विक्रमांक देव चरित्र, जिसने विक्रमांक देव चरित्र नामक पुस्तक लिखी, जिसने विक्रमांक देव चरित्र, जिसने विक्रमांक देव चरित्र नामक पुस्तक लिखी। इसी के दरबार में विज्ञानेश्वर भी रहते थे, 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 जिनके द्वारा मितिक्षरा नामक पुस्तक लिखी गई, जिनके द्वारा मितिक्षरा नामक पुस्तक लिखी गई, जिनके द्वारा मितिक्षरा नामक पुस्तक लिखी गई, जो हिंदू कानून से संबंधित है कि हिंदुओं के जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं के दरबार में विज्ञानेश्वर भी रहते थे, जिन्होंने जो मितिक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी, मितिक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, वेंगी के चालुक्य। हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया, खूब फैक्ट पढ़ लिया, खूब फैक्ट दिमाग में चला गया। कुछ गया दिमाग में कि ऊपर से जा रहा है? नहीं गया। तो विज्ञानेश्वर की पुस्तक बताओ, चलो एक बार रिवीजन करो, एक बार विज्ञानेश्वर की पुस्तक बताओ। जो विक्रमांक देव चरित्र किसने लिखा? किसने लिखा? विल्हण ने। कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्महत्या किया था? किस नदी में कूदा था? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। एक बार रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा आपको। अगला पॉइंट बनाइए, वेंगी के चालुक्य। बहुत छोटा सा, इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं है। वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, यह आंध्र प्रदेश की शाखा थी। कहां की? आंध्र प्रदेश। कमजोर शाखा थी। दूसरी बात, कैसी शाखा थी? यह बहुत मजबूत नहीं थे वेंगी के चालुक्य, है ना। और अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक दो बात और समझनी है। इस वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन इस वंश का संस्थापक था, विष्णुवर्धन।
एक बात और इसमें समझ लीजिए, इस वंश में एक ही शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा शब्द हम बोल सकते हैं, जिसका नाम था विजयादित्य थर्ड। कौन था? विजयादित्य थर्ड। तो एक दो लाइन लिखना चाहें तो लिख दीजिए, एक दो लाइन लिख दो। चलो, यह चालुक्य वंश की सबसे, इसमें लिखो जो वेंगी के चालुक्य में, यह चालुक्य वंश की, सर बहुत तेज लिखा रहे हैं, इसमें रुकने का समय नहीं है, इसमें रुकने का समय है ही नहीं। अगर हम रुके तो इसमें कोई स्टोरी है नहीं कि जो मैं आपको सुनाऊं, तो इसमें एक ही तरीका है, लेके आगे बढ़ते जाइए, तो इसको रिवीजन करते जाइए। देखिए, यह चालुक्य वंश की, यह चालुक्य वंश की सबसे कमजोर शाखा थी। यह चालुक्य वंश की सबसे कमजोर शाखा थी। यह चालुक्य वंश की सबसे कमजोर शाखा थी, जो आंध्र प्रदेश में हमें दिखाई देती है, जो आंध्र प्रदेश में हमें दिखाई देती है, जो आंध्र प्रदेश में हमें दिखाई देती है। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विजयादित्य थर्ड था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विजयादित्य थर्ड था। विजयादित्य थर्ड था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विजयादित्य थर्ड था। अब आ जाइए पल्लव वंश। किस पे? पल्लव वंश पे। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विजयादित्य थर्ड था। कौन था? विजयादित्य थर्ड। चलिए, पल्लव वंश। पल्लव वंश यह दक्षिण भारत का एक राज्य है। अगर आप देखेंगे तो कृष्णा और जो गोदावरी नदी के बीच में इनका राज्य था। कहां पे? कृष्णा और गोदावरी नदी के जो बीच का क्षेत्र था, वहां पर यह राज्य था, पल्लव राज्य। जो कृष्णा गोदावरी नदी के जो बीच का क्षेत्र था, वहां पर इनका राज्य था। इनकी राजधानी कहां थी? कांची। अभी इतनी देर से आप सुन रहे थे कांची, कांची या कांचीपुरम। जो साड़ियां भी आती है ना, कांचीपुरम साड़ियां। हाँ हाँ हाँ, सब पता है ना। कांचीपुरम की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, महिलाओं में तो बहुत प्रसिद्ध है। हर एक बार सोचता है व्यक्ति कि एक बार हम भी पहन ही ले। मतलब ऐसा होता है, वहां पे जो कुर्ते भी बहुत ज्यादा आपको अच्छे दिखाई देंगे। उधर आप जाएंगे साउथ में, कुर्ता आपको बहुत अच्छे वहां पे जो फैब्रिक बहुत अच्छे, वहां पे लुंगी धोती जो चलती है बहुत अच्छी लगती है। इतना फास्ट लिखवा रहे सर, हमारी राइटिंग खराब हो गई। अरे आपको राइटिंग की चिंता पड़ी है, एमसीक्यू यहां पे आपको करना, इसके लिए इतना सब कुछ लिखवा रहे हैं कि आप एमसीक्यू करें तो आपसे क्वेश्चन बन जाए। फिर नहीं बनेगा तब कहें सर एमसीक्यू नहीं बन रहा है। बड़ी समस्या है। अगर नहीं बनेगा तब भी, जो बन जाएगा तब भी, है ना। ये तो होता ही है। पल्लव वंश 15 मिनट और अभी चल रहा है। पल्लव वंश नहीं, इसके बाद फिर क्लास होगी, छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं होगी। आधे घंटे का ब्रेक लूंगा बस। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया? सिंह विष्णु। किसने स्थापना किया? सिंह विष्णु ने।
अगर आप देखेंगे तो सिंह विष्णु अपने आप को अवनी सिंह भी कहता है। क्या कहता है? अवनी सिंह। अवनी सिंह भी कहता है सिंह विष्णु। पल्लव वंश के जो शासक हैं, अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनका राज्य बहुत ही अच्छा रहा है। और जो मंदिर स्थापत्य है, मंदिर स्थापत्य में पल्लवों का बहुत बड़ा योगदान। आप समझिएगा कि जो भारत में मंदिर बने हैं, मंदिरों में इनका बड़ा रोल है। आपको यह पता है कि भारत में जब मंदिर बनना शुरू हुए तो सबसे पहले मंदिर बने मौर्योत्तर काल में। उससे पहले भारत में मंदिर नहीं होता था। मंदिर तो नई अवधारणा है भाई। भारत में जो मंदिरों में पूजा नहीं होती थी, भारत में पूजा का मतलब था अंतर चिंतन करना। भारत में लोग अंदर चिंतन करते थे, मनन करते थे, आश्रम में जाते थे। जो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मंदिर का, ये आया है जो मौर्योत्तर काल में, और उसके बाद धीरे धीरे जो गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में खूब मंदिर आपको दिखेंगे। और इन्हीं मंदिरों से फिर बहुत शोषण भी आपको दिखेगा, क्योंकि मंदिर तो बन गए लेकिन अध्यात्म नहीं बचा वहां। मंदिर बनाना नहीं समस्या है, लेकिन मंदिर में जो व्यक्ति बैठा वो कैसे भगवान बना, यह जानने की प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन यह कोई नहीं बता रहा, यह कोई नहीं बता रहा। लोग क्या बता रहे? आइए मंदिर, आइए मंदिर तो सब चले आए, लेकिन अगर जो वेद पढ़े और भेद करे, अगर वेद पढ़े और जो भेद करे तो फिर ये ठीक है। वेद पढ़ने के बाद तो भेद नहीं होना चाहिए ना। वेद पढ़ने के बाद अगर कोई भेद करता है तो फिर कहीं ना कहीं उसको अपने लिए स्थान चाहिए। वो अपने लिए चाह रहा है ना, तभी तो भेद कर रहा है। उसके पास वेद मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है वेद मतलब? इसीलिए जब आप देखते हैं वो दयानंद सरस्वती इसी बात को कहते हैं, वेदों की ओर लौटो। तो पूर्व वैदिक काल की जो व्यवस्था थी, जहां वर्ण विभाजन नहीं था, सब मिलकर रहते, उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियर है? तो यहां आप देखते हैं कि सिंह विष्णु के दरबार में एक व्यक्ति रहते हैं, भारवी। क्या नाम है? भारवी। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है जो किराता जूनियम। क्या नाम है? किराता जूनियम। इसमें आपको ये जो कहानी पता है किराता जूनियम की? कोई जानता है? एक बार क्या हुआ कि अर्जुन थे जंगल में। कहां थे? जंगल में। अर्जुन का अधिकतर जीवन जो जंगल में बीता है। और भगवान जो शंकर आए एक बार, जो आखेटक के रूप में। किस रूप में आए? जो शिकारी के रूप में। और वहां अर्जुन की परीक्षाएं हुई, और वहां इन दोनों लोगों में आपस में जो बातचीत हुई। फिर भगवान शिव इनसे प्रसन्न हुए अर्जुन से, उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए और फिर वो चले गए। उसी घटना को आधार बनाकर भारवी ने जो किराता जूनियम लिखा है, पुस्तक लिखी है। इस वंश में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम है महेंद्र वर्मन। क्या नाम है? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम, ये इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने अगर आप देखेंगे तो चालुक्य शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय। हराया था ना इसको? हराया था ना, याद है ना? पुलकेशन द्वितीय ने हराया था इसे। ठीक, एक दो पॉइंट लिखो पहले। चलो लिखो, हो गया। पल्लव वंश दक्षिण भारत में, पल्लव वंश दक्षिण भारत में कृष्णा, और पल्लव वंश दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी के, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित था। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित था। इस वंश की जानकारी हरिसेन की
इस वंश की जानकारी हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति, इस वंश की जानकारी हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति और चीनी यात्री, इस वंश की जानकारी हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति और चीनी यात्री वेनसांग से मिलती है। वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग से मिलती है। इस वंश की जानकारी हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति और चीनी यात्री वेनसांग से मिलती है। चीनी यात्री वेनसांग से मिलती है। अगला पॉइंट, इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु था जिसके दरबार में भारवी नाम के विद्वान, जिसके दरबार में भारवी नाम के विद्वान रहते थे। जिसके दरबार में भारवी नाम के विद्वान रहते थे। कोई लिख रहा है सर मेरा माइंड फ्यूज हो गया है। अब फ्यूज हो जाएगा ही, इतना फेंक जाएगा तो फ्यूज वैसे ही हो जाएगा। जिसके दरबार में भारवी नाम के विद्वान रहते थे, जिनकी पुस्तक का नाम किराता जूनियम था। 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 इस वंश में अगला शासक महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। इस वंश में अगला शासक महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ, जिसे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। जिसे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। इसके पहले भी आपने ये सारी बातें पढ़ रखी हैं, केवल आपके दिमाग में तो याद करना है, इसको रिकॉल करना। अगला पॉइंट, नरसिंह वर्मन आ चुका है। नरसिंह वर्मन इसके पहले भी आ चुका है ना, उसी पे चर्चा हो। अगला पॉइंट, इस वंश में अगला शासक महेंद्र वर्मन के बाद इस वंश में अगला शासक नरसिंह वर्मन हुआ। इस वंश में अगला शासक, प्रियंका कह रही है अब रहने दीजिए सर। अरे रुक जाइए, अभी हमें एक बात और लिखाएंगे। इस वंश में अगला शासक नरसिंह वर्मन हुआ, जिसके समय में पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः आक्रमण किया। जिसके समय में पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः आक्रमण किया। जिसके समय में पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः आक्रमण किया, परंतु पुलकेशिन द्वितीय
परंतु पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ और नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। और नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। आपको याद हो गया होगा? हो गया याद कि नहीं हुआ? पहले भी लिखा था, इसके पहले नहीं लिखा था ये बात? कई बार लिख रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा। एक पॉइंट और, बस बस चलो बस ठीक। अभी आप लोग आइए आधे घंटे में, फिर उसके बाद आप लोग आज लोग आधे घंटे फिर क्लास है। कल नहीं, कल छुट्टी ले लो। कल छुट्टी नहीं करनी है? देखो कल छुट्टी मत करो भाई। हाँ आखिरी में बताएंगे अभी जो